चलिए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई हो गया था, ठीक। 3 को बाकी था फैक्टर्स, ठीक, वहीं बैठना। पीएक्स हो गया था, हम बोले थे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स बताएंगे बाद में, ठीक। नंबर ऑफ फॉर्म्स हो गया था, गोल ऑफ द फॉर्म हो गया था, प्राइसेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गया था, टेक्नोलॉजी हुआ था नहीं, टेक्नोलॉजी बताना था, बिजनेस एक्सपेक्टेशन हो गया था और गवर्नमेंट पॉलिसी बताना था। यही 3 था। चलो लिखो, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, पी आप लिखिए प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। देखो, रिलेटेड गुड्स जब हम डिमांड में बताए थे तो वहाँ पे 2 टाइप्स बताए, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड। सब्स्टिट्यूट गुड्स वैसे गुड्स को बोलते हैं जो हम एक दूसरे के प्लेस पे यूज करते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वैसे गुड्स को बोलते थे जो हम एक साथ यूज करते हैं। यही था ना। चलो, सप्लाई में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कुछ नहीं होता है, ओनली वन गुड्स दैट इज सब्स्टिट्यूट गुड, ठीक। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स में हम क्या बताए थे, डिमांड में याद रखो कि अगर टी का प्राइस हाई होता है तो कॉफी का डिमांड, हाँ, टी का अगर प्राइस हाई होगा तो कॉफी का डिमांड क्या होगा, बढ़ जाता है, ठीक। यही ना बताया था डिमांड में, सब्स्टिट्यूट गुड में। चलो, अब आ जाओ सप्लाई में जरा, ठीक। चलो, मान लो एक फर्म है, फर्म क्या बना रही है, फर्म बना रही है फर्म बना रही है क्या, कॉफ़ी। क्या फर्म बना रही है, कॉफ़ी। अगर कल से कॉफ़ी का प्राइस मार्केट में इंक्रीज हो जाएगा तो कॉफ़ी का सप्लाई क्या होगा, क्यों डिक्रीज होगा छोटी, प्राइस और सप्लाई के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, तो अगर कॉफ़ी का प्राइस हाई होगा तो कॉफ़ी का डिमांड, सॉरी कॉफ़ी का सप्लाई बढ़ेगा ना। डिमांड भूल जाओ, अभी डिमांड वहीं छोड़ो, आगे आओ सप्लाई में। प्राइस और सप्लाई के बीच पॉजिटिव होता है रिलेशनशिप, कोई चीज़ का जितना प्राइस भागेगा उसका सप्लाई भी उतना ही भागेगा। अगर कॉफ़ी का प्राइस इंक्रीज होता है तो हम टी का सप्लाई या टी का डिमांड का हम बात नहीं कर रहे हैं, हम कॉफ़ी का डिमांड का बात कर रहे हैं, सप्लाई का बात कर रहे हैं। तो अगर कॉफ़ी का प्राइस इंक्रीज होता है तो कॉफ़ी के सप्लाई पे क्या इम्पैक्ट होगा, कॉफ़ी का सप्लाई इंक्रीज होगा, क्योंकि प्रोड्यूसर्स यही सोचेगा ना कि प्राइस राइज हुआ है तो आप सब प्रॉफिट कमा लें। वो बात अलग है कि प्राइस इंक्रीज होगा तो आधा कस्टमर शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन इन जनरल अभी तक हम लोग जो पढ़ हैं, तो अगर कॉफ़ी का प्राइस इंक्रीज होता है तो कॉफ़ी के सप्लाई पे क्या इम्पैक्ट होगा, कॉफ़ी का सप्लाई भी इंक्रीज होगा, कॉफ़ी का सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा। यही था आपका प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक। अब आ जाओ क्या है, अब है आपका टी। टी का मतलब लिखो टेक्नोलॉजी, टी का मतलब लिखिएगा टेक्नोलॉजी। चलो चलो, एक मेरा फर्म है और एक कृतिका का फर्म है, ठीक, 2 फर्म है मार्केट में। कृतिका के पास अपडेटेड टेक्नोलॉजी है, कृतिका के पास टेक्नोलॉजी कैसा है, अपडेटेड टेक्नोलॉजी, नया वर्जन है टेक्नोलॉजी, ठीक। और मेरा जो फर्म है, मेरे पास आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, मतलब पुराना टेक्नोलॉजी है। सप्लाई कब इंक्रीज होगा, विद द हेल्प ऑफ अपडेटेड टेक्नोलॉजी या फिर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, ठीक। तो अगर आपको सप्लाई इंक्रीज करना है तो टेक्नोलॉजी कैसा होना चाहिए, अपडेटेड टेक्नोलॉजी, ठीक। लिखो इसमें एक लाइन लिखना, with an updated version of technology, with an updated version of technology, with an updated version of technology, market supply will increase, market supply will increase, with an updated version of technology market supply will increase, and with the outdated technology, and with the outdated technology, and with the outdated technology market supply will decrease,
and with the outdated technology market supply will decrease. डन. लास्ट में लिखिए जीपी. जीपी का मतलब होता है गवर्नमेंट पॉलिसी. जीपी का मतलब होता है गवर्नमेंट पॉलिसी. चलो, क्या बताए थे हम उस दिन कि गवर्नमेंट का कितने टाइप्स का पॉलिसी होता है. एक होता है टैक्स पॉलिसी और एक होता है सब्सिडी पॉलिसी. में एक आपका टैक्स पॉलिसी और दूसरा सब्सिडी पॉलिसी. यही दो पॉलिसी होता है. किताब छोड़ना भी नहीं देखना. टैक्स पॉलिसी और सब्सिडी पॉलिसी. अब सप्लाई किस केस में इंक्रीज होगा. अगर कल से गवर्नमेंट तुमसे टैक्स ज्यादा लेने लगेगी तो सप्लाई बढ़ाओगे या सप्लाई घटाओगे. घट जाएगा. लेकिन अगर गवर्नमेंट तुमको सब्सिडी ज्यादा देगी प्रोडक्शन पे तब सप्लाई बढ़ाओगे कि घटाओगे. बढ़ा दोगे. मतलब अगर टैक्स इंक्रीज हुआ प्रोडक्शन पे तो सप्लाई घट जाएगा, लेकिन अगर सब्सिडी इंक्रीज होगा प्रोडक्शन पे तो सप्लाई बढ़ जाएगा. लिखो, लिखना विथ एन इंक्रीज इन टैक्स रेट, with an increase in tax rate, with an increase in tax rate market supply will decrease. With an increase in tax rate market supply will decrease, and with an increase in subsidy policy, and with an increase in subsidy policy, and with an increase in subsidy policy market supply will increase. Market supply will increase. चलिए, आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई खत्म. एंड विथ एन इंक्रीज इन सब्सिडी पॉलिसी मार्केट सप्लाई विल इंक्रीज. ये था आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई. पीएक्स, पीआर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. उसके बाद नंबर ऑफ फॉर्म्स, गोल ऑफ द फॉर्म, प्राइस ऑफ, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. उसके बाद था आपका टेक्नोलॉजी. ईएक्स का मतलब बिजनेस एक्सपेक्टेशन. और लास्ट में आपका गवर्नमेंट पॉलिसी, जीपी. ठीक, आपके लेवल पे इतना फैक्टर्स है जिससे आपका मार्केट में सप्लाई इफेक्ट होता है. अब लिखे नया फ्रेश टॉपिक, लॉ ऑफ सप्लाई. लॉ ऑफ सप्लाई. लॉ ऑफ सप्लाई हेडिंग दीजिए. लॉ ऑफ सप्लाई. चलो, लॉ ऑफ डिमांड क्या था कुणाल? कृतिका, लॉ ऑफ डिमांड. अंश, हम मुँह कुछ ही देखता हूँ, पर आंसर लिखा है. अलग बात है कि हम माल देखते हैं. हाँ राजनंदिनी, लॉ ऑफ डिमांड क्या था? लॉ ऑफ डिमांड था कि अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर किसी भी चीज़ का प्राइस इंक्रीज होता है तो उसका डिमांड डिक्रीज होता है. यही था ना. देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड. कहा क्या है, सप्लाई बढ़ाएंगे तो डिमांड बढ़ के आना. अब लॉ ऑफ सप्लाई क्या बताएगा कि देयर इज एन पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई. जितना ज़्यादा प्राइस होगा उतना ज़्यादा आपका मार्केट में सप्लाई होगा. यही बताता है लॉ ऑफ सप्लाई. लिखो, लॉ ऑफ सप्लाई में अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट. अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट का मतलब यहाँ पे पीएक्स के अलावा बाकी जितना फैक्टर्स था वो सारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा. ठीक, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट कॉमा विथ एन इंक्रीज इन प्राइस, other thing remaining constant comma with an increase in price, with an increase in price quantity supply increases. Other thing remaining constant with an increase in price quantity supply increases, and vice versa. And vice versa. Full stop. फुल स्टॉप. उसके बाद लिखिएगा therefore there is a direct and
positive relationship, there is a direct and positive relationship between price and quantity supply. Therefore, there is a direct relationship between price and quantity supply. Done? चलिए उसके बाद टेबल बनाइएगा, 2 कॉलम px और sx, प्राइस 10, 20, 30, 40, सप्लाई को भी इंक्रीज करिए। ये टेबल बना लीजिए लॉ ऑफ सप्लाई के जस्ट नीचे। उसके बाद डायग्राम बन जाएगा एक्स वाई, इस एक्सेस पे आपका प्राइस और एक्स एक्सेस पे आपका क्वांटिटी या आउटपुट। बनाइए सप्लाई कर्व। क्यों? चलो बनाओ फटाफट। बन गया। अजम्पशन कुणाल, px के अलावा बाकी सब कांस्टेंट, तो नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, नो चेंज इन नंबर ऑफ फॉर्म्स, नो चेंज इन गोल ऑफ द फॉर्म, नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, ये सब में कोई चेंजेस नहीं होगा। नो चेंजेस इन बिजनेस एक्सपेक्टेशन, सब में नो चेंजेस। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई हमेशा आपका प्राइस से अफेक्ट होता है, बाकी सारा फैक्टर्स कांस्टेंट है। लिख लो जल्दी जल्दी 5 लाइन में। अजम्पशन लिखो, हेडिंग अजम्पशन में लिखिए नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। हाँ भाई, नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, नो चेंज इन नंबर ऑफ फॉर्म्स, नो चेंज इन नंबर ऑफ फॉर्म्स, नो चेंज इन, एग्जाम खत्म, नो चेंज इन नंबर ऑफ फॉर्म्स, नो चेंज इन गोल ऑफ द फॉर्म, नो चेंज इन गोल ऑफ द फॉर्म, लॉ ऑफ सप्लाई का अजम्पशन। नो चेंज इन goal of the firm, no change in business expectation, no change in business expectation, no change in business expectation, मतलब EX, X, no change in business expectation, no change in government policy, no change in government policy, no change in prices of factor of production, no change in prices of factors of production। अब लास्ट में लिखिएगा नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। ये था आपका अजम्पशन कि px प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी को छोड़ के बाकी जितना फैक्टर्स था वो सब कांस्टेंट होता है, कुछ चेंजेस उसमें नहीं आता है। चलिए अब लिखिए फटाफट एक्सेप्शन। अब लिखिएगा एक्सेप्शन। पहला लिखिए एग्रीकल्चरल आउटपुट, पहला एक्सेप्शन एग्रीकल्चरल आउटपुट, एग्रीकल्चरल आउटपुट। अब देखो अगर हम इंडिया का बात करते हैं तो इंडिया में जो एग्रीकल्चरल का सिस्टम है सर, वो टेक्नोलॉजी के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, नेचुरल फैक्टर्स पे। रेनफॉल कैसा हुआ, इरिगेशन सिस्टम है कि नहीं, खाद अवेलेबल है कि नहीं, अच्छा क्वालिटी का सीड्स है कि नहीं, दुनिया भर का है ना, मिट्टी कैसा है, सॉइल कंडीशंस कैसा है, सब चीज़ देखते हैं हम लोग। टेक्नोलॉजी को वो छोड़ दो तब भी बहुत सारा एग्रीकल्चरल सेक्टर हमारे कंट्री में बहुत सारे नेचुरल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। चलो मान लो किसी साल मानसून अच्छा नहीं हुआ जिससे कि फसल बहुत कम हुआ, फसल कम हुआ। अब जब मार्केट में क्वांटिटी ही नहीं आएगा तो प्राइस क्या होगा, प्राइस हाई हो जाएगा। प्राइस क्या होगा कुणाल, प्राइस हाई होगा। नाउ
एज पर लॉ ऑफ सप्लाई, अगर किसी भी चीज का प्राइस हाई हो रहा है तो उसका सप्लाई इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन जब आपका मार्केट में क्वांटिटी ही नहीं है तो आप सप्लाई इंक्रीज कहाँ से कर सकते हो? नहीं। एग्जाम्पल प्रैक्टिकल सुनो, इसका भी एग्जाम्पल दे देते हैं। कुछ दिन पहले हम और नितेश वापस से मार्केट गए थे ठीक है, सब्जी लेने। तो इस बार हम लोग भिंडी ले रहे थे, ठीक, भिंडी ले रहे थे। तो पता है जिस दिन बाजार का दिन होता है उस दिन जनरली सब्जी सस्ता मिलता है। अगर अंदीना सब्जी 40 रुपये किलो मिल रहा है तो जिस दिन बाजार लगता है उस दिन सब्जी 35 रुपये 30 रुपये मिलता है, ठीक। तो फुलवारी का बाजार था उस दिन जिस दिन हम लोग गए थे, ये सोच के कि सब्जी सस्ता मिलेगा तो अच्छा खासा ले जाएंगे सब्जी। हम लोग भिंडी का दाम पूछे तो लगता है कि 80 रुपये या 50 रुपये के जी का था, हमको याद नहीं है, 85 रुपये के जी होगा, 50 रुपये के जी था भिंडी। अंदीना भिंडी मार्केट में 30 रुपये 35 रुपये किलो बिकता है। उस दिन बाजार था फुलवारी का तो भिंडी 50 रुपये के जी बिक रहा था। रीजन ये था कि जब मॉनसून आता है, जब बारिश आता है तो बारिश से बहुत सारी सब्जियां क्या होती है, खराब हो जाती है, गल जाती है सब्जी ड्यू टू द रेनफॉल। तो जब बारिश से सब्जी गल जाएगा, मार्केट में भिंडी अइबे नहीं करेगा, तो प्राइस आप 50 की जगह 100 कर दो, भिंडी का सप्लाई इंक्रीज होगा मार्केट में? नहीं। तो एग्रीकल्चरल आउटपुट क्या है, हमेशा एक्सेप्शन है। कितना भी आप प्राइस हाई कर लो, अगर मार्केट में सप्लाई नहीं है तो सप्लाई कहाँ से कर दोगे भाई? नहीं कर पाओगे। तो पहला एक्सेप्शन क्या था, एग्रीकल्चरल आउटपुट। दूसरा लिखो पेरिशेबल गुड, दूसरा लिखिएगा पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स, पेरिशेबल गुड्स वैसा गुड्स को बोलते हैं जो जल्दी खराब हो जाता है, जैसे सब्जी वब्जी हो गया, मीट वीट हो गया, ये सब क्या है, जल्दी खराब होता है, पेरिशेबल गुड्स है। पिछला क्लास में एग्जांपल बताया था ना एक और कि इसको 25 रुपये में 1 केजी मिला था, हमको 30 रुपये में 1 केजी से ज़्यादा मिल गया। रीजन क्या था, रीजन था कि अगर वो सेलर इतना सब्जी को छोड़ देता तो या तो वो खराब हो जाता नहीं तो सूख जाता, इसीलिए वो क्या किया, कम दाम पे भी अपना सप्लाई करके भाग गया। लेकिन यहाँ पे तो ये लॉ ऑफ सप्लाई के अगेंस्ट है ना, उसको बेचना कब चाहिए था, जब प्राइस हाई हो, लेकिन हमको तो वो 20 रुपये में इतना मनी दे के भाग गया कम दाम पे। रीजन क्यों, क्योंकि वो गुड्स क्या था, पेरिशेबल गुड्स था। साग सब्जी छोड़ तो बिना फ्रीज में डाले हुए एक दिन ऐसे नॉर्मल 1-2 दिन सूख जाएगा, खराब हो जाएगा। रीजन कि वो क्या है, पेरिशेबल गुड्स। तीसरा लिखिएगा लास्ट, गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन, गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन, सोशल डिस्टिंक्शन, गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन। देखो हमारे इकोनॉमी में बहुत सारे गुड्स एक लिमिटेड क्वांटिटी में मिलते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज क्या है, एक लिमिटेड क्वांटिटी में है। पेट्रोल वेट्रोल हो गया, ये सब बनने में लाखों साल लगता है, रिन्यू होने में बहुत टाइम लगता है, हाँ करोड़ों साल, मान लो लाखों साल बहुत कम में बोले, बहुत टाइम लगता है। कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब क्या है, बहुत टाइम लगता है वापस से रिन्यू होने में। तो अभी एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही है, चलो लिमिटेड क्वांटिटी में है, जब तक है तब तक आप प्राइस हाई करोगे तो सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन एक लिमिट, एक टाइम ऐसा भी तो आएगा जब मार्केट में पेट्रोल हो भी नहीं करेगा, उस टाइम कितना प्राइस हाई करोगे, उस टाइम सप्लाई बढ़ा पाओगे? जब आपके पास पेट्रोल होगा ही नहीं खजान में, जब आपके पास कोल होगा ही नहीं खदान में, तो कहाँ से कोल ले आओगे मार्केट में? भले तुम 50 के जगह 500 रुपये लीटर कहाँ नहीं बेचो पेट्रोल, अगर पेट्रोल होगा तब तो पेट्रोल मार्केट में सप्लाई करोगे। तो गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन का मतलब कुछ ऐसे रिसोर्सेस हमारे इकोनॉमी में होते हैं जो कि एक लिमिटेड नंबर में होते हैं, एक टाइम के बाद कितना भी प्राइस हाई कर लो उनका प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होने वाला है, ठीक। ये था आपका एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। इन के ये तीनों केस में आपका लॉ ऑफ सप्लाई फेल है। चलो नया हेडिंग लिखो, अब आज खत्म कर देंगे सप्लाई नया हेडिंग लिखो आज नंदनी, देखते हैं लिखिएगा नया हेडिंग, मूवमेंट इन सप्लाई कर्व, मूवमेंट इन सप्लाई कर्व। नया हेडिंग लिखिएगा मूवमेंट इन सप्लाई कर्व। चल कुणाल, डिमांड कर्व में मूवमेंट कब होता है? हाँ पन्ना पलटो, पन्ना पलटो छोड़ो किताब का कॉपी का। हाँ डिमांड कर्व में मूवमेंट कब होता है?
हाल ही ना रिवीजन करवाए थे डिमांड का। अंश तो रिवीजन क्लास में भी गैप था लगता है, बैकअप क्लास में। हाँ हाँ वह छुट्टी मनाओ, घरे आराम से चिल मारो। हाँ छोटी बोलो। हाँ वैल्यू इंक्रीज या वैल्यू डिक्रीज नहीं, हम बोले डिमांड कर्व में मूवमेंट कब होता है। सर आप दो बताए थे, एक स्लोप का और एक जो पूरा ग्राफ का लाइन ही शिफ्ट। नहीं खाली बताओ ना कि मूवमेंट होता क्यों है, वो तो बाकी स्लोप डायग्राम हम बनवाएंगे अभी। हाँ मूवमेंट होता है ओन प्राइस के कारण, बाकी अदर फैक्टर क्या होता है कांस्टेंट। और शिफ्ट कब होता है जब प्राइस कांस्टेंट हो, बाकी सब में चेंजेस आए। हाँ जब डिमांड जब सप्लाई आपका प्राइस से अफेक्ट होगा तो सप्लाई कर्व मूव होगा, लेकिन जब आपका सप्लाई प्राइस के अलावा बाकी सारे फैक्टर से अफेक्ट होगा तो वो क्या होगा शिफ्ट। ठीक, तो हेडिंग क्या लिखे मूवमेंट इन सप्लाई। अब लिखो मूवमेंट इन सप्लाई, इससे में लिखना मूवमेंट इन सप्लाई हैपेंस, movement in supply happens due to the change in own price of its commodity. Movement in supply happens due to change in own price of a commodity. Movement in supply happens due to change in own price of a commodity. Done. अब इसका भी मूवमेंट का कितना टाइप्स, दो टाइप्स, एक एक्सपेंशन और दूसरा कॉन्ट्रैक्शन। लिखो दो भाग में वैसे ही लिखना, एक साइड लिखना एक्सपेंशन, किताब में कहीं कहीं एक्सटेंशन भी लिखा हुआ मिल जाएगा, एक एक्सपेंशन और दूसरा कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन कब होगा छोटू, जब प्राइस इंक्रीज होगा साथ में सप्लाई भी इंक्रीज हो। ठीक, लिखो इसमें पहला पॉइंट एक्सपेंशन में, फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा आप लोग, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस, एक्सपेंशन में फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा व्हेन प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीजेस। शिफ्ट तक बताएंगे आज। व्हेन प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीजेस। इसी में लिखिएगा सेकंड पॉइंट, एक्सपेंशन में ही सेकंड पॉइंट लिखिएगा टेबल पीएक्स और एसएक्स। When price increases quantity supply increases, ये टेबल बनाइए। When price increases quantity supply increases, बन गया। अब डायग्राम बनाइएगा इसी का, पॉइंट नंबर थर्ड में डायग्राम बना लीजिए। एक्स वाई, वाई एक्सेस पे क्या आएगा और एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी या आउटपुट। सप्लाई कर्व, पहले प्राइस कितना था 1 रुपया, तो क्वांटिटी कितना सप्लाई था 10। जब प्राइस 1 था तो सप्लाई 10 यूनिट। अब 5 सप्लाई 15। चलो एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, पॉइंट ए और पॉइंट बी, इसी में बनाना है एक्सपेंशन में डायग्राम। थर्ड पॉइंट, अब बताओ मूवमेंट ऊपर से नीचे आ रहा है फिर नीचे से ऊपर जा रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट बी हो रहा है ना, अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है ना, नीचे से ऊपर जा रहा है ना। हाँ वो डिमांड कर्व था, ये सप्लाई कर्व है। हाँ उल्टा है उसका, कभी तो कहें कि आप लोग पढ़ के आइएगा डिमांड अच्छे से, नहीं तो जोर का झटका जोरों से लगा। ठीक है कोई मन से बना सकते हो डेटा। चलो बनाओ जल्दी डायग्राम बनाओ। तो जरूरी नहीं कि प्रोपोर्शनेटली बढ़े। नहीं भाई हम 1 5 किए, तुम 10 30 कर दो। नहीं चौथा पॉइंट लिखिएगा इसी में डायग्राम बना के, देयर इज एन अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट। हाँ लिखा एरो बना लेना डायग्राम में हमेशा ए से बी। सर जो एक्सेप्शन वाला केस है उसमें भी डायग्राम बनेगा? नहीं
नहीं, उसमें कोई डायग्राम नहीं बनेगा। डायग्राम तो बनवाएंगे अगला चैप्टर में, रुको ना। क्या कहना चाहते हैं? 22 क्या 21 है, वही है 21-22 डायग्राम है। शुभ है 21, 20 + 1 21। बहुत सिंपल चैप्टर है अगला। बस शर्तें ये कि डिमांड और सप्लाई दोनों एकदम याद होना चाहिए। हाँ, दोनों का मिक्स है उसमें मार्केट, हाँ सर, सबको यही बोला था। इसलिए तो 21 डायग्राम है उसमें। दोनों क्लियर होगा ना तो मार्केट भन 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 डायग्राम बनेगा, नहीं तो फिर लगे गए। चलो जल्दी बनाओ। अब इसमें आ जाओ कॉन्ट्रैक्शन में। कॉन्ट्रैक्शन में पहला पॉइंट लिखिएगा, व्हेन प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीजेस। व्हेन प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीजेस, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल डायरेक्ट होता है रिलेशनशिप राजनंदिनी। व्हेन प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीजेस। दूसरा टेबल बना लीजिए, Px Sx प्राइस घट गया तो सप्लाई भी घट गया। ये ऊपर से नीचे जाएगा। हाँ फिर वही चीज़ है। उसमें उल्टा था, इसमें ऊपर से नीचे, उसमें ऊपर से नीचे आ रहा था, इसमें हाँ। अगला चैप्टर में तो हो गया मेरा। और ये नीचे से ऊपर जा रहा है। बना लिए, टेबल बन गया ना, तो डायग्राम जल्दी जल्दी बनाइए ना। चलो, पहले प्राइस कितना था 5, तो क्वांटिटी कितना था 15। अब प्राइस घट गया कितना 1, तो क्वांटिटी आ गया 10। मतलब पहले आया पॉइंट बी, तब आया पॉइंट ए, ऐसे ऊपर से नीचे। सर हम लोग ये ग्राफ में भी एरो बना सकते हैं। हाँ, हम तो अभी चिल्ला चिल्ला के बोले कि एरो बना लेना वैसे। आप तो ऑलरेडी बना रहे हैं ना हाँ एक्सिस पे। हाँ, बना लेना, समझ में आता है, ऐसे क्लियर हो जाएगा। तो इसमें डाउनवर्ड मूवमेंट ऊपर से नीचे। और बड़का पेज में लिखती है स्नेहा, बहुत बड़ा पेज है। चल भी एग्जाम पास सीधे अब ठीक लिखा। टी शर्ट कहाँ है तो? तो मामा के यहाँ जाता तो बैग में टी शर्ट लेके जाता। सर हम लाते थे मेरा धुलने में, कल आए थे पहले, कल तो कुर्ता भी था। हाँ बहुत अच्छा है भाई, ये बहुत अच्छा एंकरिंग मस्त किया हिंदी में। हिंदी में फील है, चाहे कुछ हो बोलो हिंदी में, अच्छा से लेके कुछ भी। इंग्लिश में लिवी 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 करके निकल गया, उतना आया ना कुछ। थोड़ा सा उसमें ये लगाओ ना, हिंदी मज़ा आता है हिंदी सुनने में। चलिए हो गया ना, मूवमेंट डन। अगला लिखिए लास्ट आज के लिए, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। लास्ट टॉपिक लिखो आज का, शिफ्ट इन, क्वेश्चन बनवाएंगे उसके बाद। हम डर गए, 5.5 मिनट पूरा खत्म कर दिया। लास्ट टॉपिक आज का लिखिएगा, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। कब होता है कुणाल शिफ्ट? वही बताओ। प्राइस कांस्टेंट है, हाँ, जब प्राइस कांस्टेंट हो और बाकी फैक्टर्स हाँ बाकी फैक्टर्स में चेंजेस हो। लिखना, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व में लिखो इट अकर्स, सुन के ही बोले हैं, हमको पता। लिखो इट occurs due to change in other determinants of supply. It occurs due to change in other determinants of supply.
it occurs due to change in other determinants of supply, full stop. Price remain constant. Price remain constant. अब शिफ्ट कितना टाइप्स का? दो, इंक्रीज और डिक्रीज. इंक्रीज और डिक्रीज कब होगा? इंक्रीज जब सेम प्राइस पे सप्लाई बढ़ जाए तो इंक्रीज, और जब सेम प्राइस पे सप्लाई घट जाए तो डिक्रीज. चलो ऐसे ही लिख लो, डिवाइड कर देना, और इंक्रीज में पहला पॉइंट लिखो. और इंक्रीज में लिखिएगा पहला पॉइंट, व्हेन सप्लाई इंक्रीजेस एट सेम प्राइस. व्हेन सप्लाई, पढ़ाई लिखाई करो बुआ, टेस्ट लेंगे कन्वेंशन बाद, बस 10 दिन 8 दिन है कन्वेंशन में. सिलेबस तुम लोग के ग्रुप में नहीं भेजे हैं ना? भेज देंगे, आज भेज दीजिए. सब लेंगे तो पढ़ लो, 12th में काम आएगा. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तुम लोग ICSE है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. अगर CBSE यहाँ है तो तुम लोग यहाँ हो. नहीं. चलो भाई लिखो, ऐसा देख लिया जाएगा उस टाइम. लिखना व्हेन सप्लाई, फिर भेज दीजिएगा. हाँ आज भेज देंगे. व्हेन सप्लाई इंक्रीजेस एट सेम प्राइस. दूसरा में टेबल बनाना, PX और SX सेम प्राइस पे सप्लाई इंक्रीज हो गया. सेम प्राइस पे सप्लाई इंक्रीज हो गया. अपने मन से कोई भी डिटेल है. हाँ अपने मन से डाल दो. डन. अब डायग्राम में देखिए, टेबल मिटा दिया, बना लिया सब. हाँ. अरे चलो देखो डायग्राम. X Y प्राइस और आउटपुट या क्वांटिटी. ये था आपका इनिशियल सप्लाई कर्व, अपवर्ड स्लोपिंग. प्राइस कितना था? 5, और क्वांटिटी कितना था? 10. 5 10. यस. अब आपका क्या हुआ? सप्लाई इंक्रीज हुआ, लेकिन प्राइस तो इंक्रीज नहीं हुआ ना, प्राइस तो कांस्टेंट है. तो जब कांस्टेंट प्राइस पे सप्लाई इंक्रीज होगा तो सप्लाई कहाँ जाएगा? आगे में है या पीछे में है? आगे. आगे में है. राइटवर्ड शिफ्ट. राइटवर्ड शिफ्ट. इसमें लिखो चौथा पॉइंट, देयर इज अ फॉरवर्ड शिफ्ट या राइटवर्ड शिफ्ट. चौथा पॉइंट लिखिएगा इसी में, देयर इज अ फॉरवर्ड स्लैश देके लिखिएगा राइटवर्ड शिफ्ट. देयर इज अ फॉरवर्ड स्लैश देके लिखिएगा, फॉरवर्ड स्लैश देके लिखिएगा राइटवर्ड शिफ्ट. डन. चलो अब लिखो दूसरा, डिक्रीज इन सप्लाई. डिक्रीज में लिखिएगा when supply decreases at same price. डिक्रीज में लिखिए when supply decreases at same price. दूसरा पॉइंट टेबल बना लीजिए, सेम PX और SX सेम प्राइस पे आपका सप्लाई सेम प्राइस पे आपका सप्लाई घट गया. घट गया सप्लाई, 10 से 7 हो गया सेम प्राइस पे. अब डायग्राम बना लो. X Y आउटपुट और प्राइस. इनिशियल सप्लाई कब आपका? प्राइस जब 5 था तो क्वांटिटी कितना था? 10. ठीक. अब क्या हुआ? सप्लाई घट गया तो पीछे में है लेफ्टवर्ड शिफ्ट या बैकवर्ड शिफ्ट. ये कर्व आपका शिफ्ट हो गया यहाँ, और जो नया पॉइंट है वो आ गया आपका यहाँ 7 पे, सेम प्राइस पे, 10 से 7. इस वाले लाइन को नाम दे दो S डैश.
डायग्राम बन गया होगा जिनका, चौथा पॉइंट लिख लीजिएगा, देयर इज अ बैकवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। बैकवर्ड स्लैश दे के लिखिएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। यहाँ पे भी एरो बना दो। एरो तो हम बोलते हैं डायग्राम में बनाओ ताकि पता चलेगा कि आगे गया या पीछे गया। बैकवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी खुदरा खुदरी टॉपिक बच गया, रीजन्स फॉर इंक्रीज और रीजन्स फॉर डिक्रीज, और भी कुछ बच गया, इलास्टिसिटी वगैरह एक क्लास, अगला क्लास में आपका सप्लाई खत्म। चैप्टर आज डाल दीजिए। ठीक है, डन, आज के लिए डन। ठीक है, कोई डाउट? देयर इज अ बैकवर्ड एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। ठीक है, तब अब ये इसी से हमको पूछा। मिलते हैं तब अगला क्लास में, तब तक बाय बाय, जय सिया राम।